हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दिया नारा, अब की बार एनडीए 400 पार। गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और एम्स रेवाड़ी समेत करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट की पीएम ने शुरुआत की। राजस्थान में भी पीएम मोदी ने शुरू किया 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में कहा, डबल इंजन की सरकार तेज गति से कर रही है विकास के काम। एससी आयोग ने संदेश खाली की घटना पर राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा बेहद डरावनी है पूरी स्थिति। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, संदेश खाली जाने से रोकने पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी वापस लौटने पर मजबूर। बेअसर साबित हुआ किसान संगठनों की ओर से आज बुलाया गया भारत बंद। अब रविवार की शाम को चंडीगढ़ में फिर होगी सरकार के साथ किसानों की अगले दौर की वार्ता। राजकोट टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 445 रन, जवाब में इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। वहीं अश्विन ने पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत का पदक पक्का, महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष वर्ग में जापान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री ने आज देखा। ये परियोजनाएं कुल 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। ये 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ये करीब 28 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। प्रधानमंत्री ने एम्स रेवाड़ी की आधारशिला भी रखी। ये देश का 22वां एम्स है। ये 1,600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। साथ ही कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत 240 करोड़ रुपए से तैयार हुई है। इसके अलावा रेलवे की 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिनमें लाइन के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नई लाइन के लोकार्पण से जुड़ी योजनाएं रहीं। प्रधानमंत्री ने रोहतक महम हांसी 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को समर्पित किया और रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी अब राम का नाम जप रहे हैं। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाते हुए उनके परिवारवादी रवैये की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश से ऊपर परिवार को रखा है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड
इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को भी आज संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हैं। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यही नहीं, इन सड़कों से हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। आज भी यहां रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद मेहदीपुर, बालाजी और आगरा आना जाना और आसान हो जाएगा। जयपुर में खातीपुरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। इसमें यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती हैं। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है,
तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। पश्चिम बंगाल में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये कहना है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलधर का। दरअसल एससी आयोग ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हो रही घटनाओं का संज्ञान लेकर दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की है। फिलहाल ये रिपोर्ट गोपनीय है। आयोग ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है और कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति बिल्कुल माकूल है, अनुकूल है। आयोग ने वहां की पूरी स्थिति बताई और कहा कि संदेशखाली में हर तरफ से दहशत का माहौल है। पुलिस वहां सिर्फ तृणमूल के नेताओं को संरक्षण देने में जुटी हुई है। आयोग की ओर से 7 सदस्यों की टीम कल संदेशखाली गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे परिवार वालों से टीम के सदस्य मिल सके। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस को आयोग को सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर वो गई थी, लेकिन पुलिस ऐसे काम कर रही है जैसे कि वो पुलिस के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी का काम कर रही हो। कल जब संदेशखाली हम लोग पहुंच गए थे, उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहां मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग उस बोलने के लिए ही साहस नहीं है। सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है, जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को हुआ है। महिला को कैसे कैसे बुला के पार्टी में जाके और पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है, ये वाला चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पुलिस का बड़े अधिकारी मौजूद था, उनसे मिलने के लिए बात करने के लिए हम लोग गए थे संदेशखाली थाना में, लेकिन हम लोग देख के पुलिस अधिकारी लोग भाग गया, हमारे साथ बात भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग तुरंत निर्णय लिया है कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है। महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है जो कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है। इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। और संदेशखाली के हालात कितने खराब हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीजेपी की भी टीम को वहां जाने नहीं दिया, फैक्ट फाइंडिंग टीम को। असल में बीजेपी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेशखाली के दौरे पर निकली, लेकिन उसे घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रोक लिया गया। सदस्यों के अनुसार उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें हालात का जायजा लेने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो मजबूरी में वहां से लौट रहे हैं। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल शामिल हैं। संदेशखाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेशखाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर एक गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेशखाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की, वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें, लेकिन ये बहुत दुखद है। और पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है गलत वजहों की कारण। और आइए जानते हैं कि क्यों ये जगह पिछले कुछ सप्ताह से चर्चा में बना हुआ है, क्यों लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल का आखिर ये क्यों सुलग रहा है संदेशखाली, हम आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है ये संदेशखाली। और संदेशखाली में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से यहां पे तनाव का माहौल देखा जा सकता है और हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ये आखिर इन दिनों चर्चा में है। 5 जनवरी को राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच करने ईडी की टीम गई थी, जिस पर हमला किया गया।
टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी उस राशन घोटाले के सिलसिले में, लेकिन उस टीम पर हमला किया गया। हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार हो गया। ईडी और केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला किया गया था। तो दुस्साहस आप समझ सकते हैं किस तरह से वो हमला किया गया। 7 फरवरी को संदेशखाली के गांव वालों का टीएमसी समर्थकों के खिलाफ हंगामा हुआ। महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। साथ ही साथ टीएमसी नेताओं पर बलपूर्वक, जैसा कि हमने कहा, कि जमीन कब्जाने का भी आरोप है। यौन उत्पीड़न का आरोप तो है ही, इसके साथ साथ जमीन कब्जाने का भी आरोप है। संदेशखाली में ये जो हंगामा है वो धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। महिलाएं विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आईं। शाहजहां शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर हिंसक प्रदर्शन हो गए। हाथों में डंडे और झाड़ू लिए हुए संदेशखाली के अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाले कि उनकी गिरफ्तारी हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो। शाहजहां के सहयोगी शिबू हाजरा के घर तोड़फोड़ की गई। लोगों ने जलियाखाली में शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी, उसे फूंक डाला। उसके बाद 9 फरवरी की रात से पुलिस प्रशासन ने पूरे संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए ये धारा 144 लगाया गया, लेकिन स्थिति आपके सामने, अभी भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया, उसको जाने से रोका गया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं लगातार सड़कों पर उतर रही हैं और उनकी एक ही मांग है कि इसको गिरफ्तार किया जाए और कानून अपने सम्मत इसके खिलाफ कार्रवाई करे। और इस सबके बीच राज्यपाल ने भी संदेशखाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और जब वो वहां गए तो उन्होंने महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद का आश्वासन दिया। और साथ ही साथ राज्यपाल ने जो रिपोर्ट है वो एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। और उसके बाद से एससी आयोग की भी टीम वहां गई और उसके बाद उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई, गोपनीय रिपोर्ट है, और उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है। तो 2 रिपोर्ट गई हैं, एक एससी आयोग की तरफ से और जिस तरह से हमने देखा उससे पहले जो एक रिपोर्ट गई राज्यपाल की तरफ से। क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और इस सबके बीच ये जो संदेशखाली का इलाका है वो बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और इस इलाके के बारे में अगर आपको हम बताएं, जानकारी दें आपको ये कैसा इलाका है, तो ये हमने आपको बताया कि ये उत्तर 24 परगना में स्थित है संदेशखाली, और ये बांग्लादेश से काफ़ी सटा हुआ इलाका है और सुंदरबन का हिस्सा है ये। हम जानते हैं कि सुंदरबन भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में फैला हुआ है सुंदरबन, तो ये उसका इलाका है, उसके बिल्कुल पास का इलाका है। ये इलाका कई आइलैंड से, द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ जो डेमोग्राफिक जो स्थितियाँ वो ऐसी हैं कि मुसलमान और हिंदू उन दोनों की आधी आधी आबादी यहाँ पे रहती है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो मछली पालन, सब्जी की खेती, मुर्गा पालन इनका मुख्य व्यवसाय है। और न सिर्फ ये पहली बार, इसके पहले भी कई बार यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव हुए हैं और लड़कियों की यहाँ तस्करी की जाती रही है, महिलाओं पर अत्याचार यहाँ पे किए जाते रहे और इसलिए ये इलाका जो है काफ़ी बदनाम है। लेफ्ट का जब शासन वहाँ पे हुआ करता था तो इस इलाके में मुसलमानों का बोलबाला था। इस इलाके से बांग्लादेशी भी आते हैं और वो तस्करी करते हैं चीज़ों की, मवेशियों की तस्करी करते हैं। सत्ता में बैठे जो नेता हैं वो प्रॉन्स, झींगा पालन के लिए ज़मीनों को हड़पने का काम करते हैं। और चूंकि हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ ये इलाका है तो यहाँ जो खारा पानी है उसकी वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है, झींगा पालन, और उसकी वजह से यहाँ पे जो बोलबाला है वो स्थानीय नेताओं का और ज़मीन माफियाओं का यहाँ पे है। आरोप टीएमसी नेता पर यह है कि वो रोहिंग्याओं की आबादी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। रोहिंग्या की आबादी यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और इसकी वजह से स्थानीय लोगों में कई कारणों से नाराजगी बीते कई वर्षों से देखी जा रही है। और शाहजहां शेख के घर पर ईडी के छापे के बाद से अब वहां पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाएं जो हैं वो यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं और वो
हाथों में लाठी, डंडे, झाड़ू लेकर वो सड़कों पर उतर आई हैं। अब वो चाहती हैं कि अब बहुत हो गया, अब इसका अंत होना चाहिए और शाहजहां शेख जैसे जो लोग हैं टीएमसी के नेता, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस सब के बीच संदेश खाली में आज जो हालात हैं उसके पीछे टीएमसी के नेता बार बार इस शख्स का नाम आ रहा है, शाहजहां शेख। यही वो व्यक्ति है जो कि जिम्मेदार है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। एक समय संदेश खाली में ईंट भट्टों में एक वर्कर के तौर पर शुरुआत करने वाला शाहजहां शेख आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा नाम है। आपको बता रहे हैं कि ये हैं कौन महाशय शाहजहां शेख, जिसको लेकर आज इतनी चर्चाएं हो रही हैं। महिलाएं इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन संरक्षण में लगी हुई है। तो संदेश खाली इलाके में 53 वर्षीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां का रसूख है। उसे लोग संदेश खाली का बेताज बादशाह कहते हैं। शेख शाहजहां का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजनीति में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। वो एक गरीब घर में जन्मा था और जिसके कारण शुरुआत में उसने ईंट भट्टों में काम किया, तो वो कभी सब्जी भी बेचा करता था, लेकिन आज उन्हीं जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है। इन सब के साथ ही वो संदेश खाली में बड़े नेताओं से संपर्क भी बनाता रहा था। साल 2006 में वामपंथी सरकार जब थी, उस वक्त भी उसने मुस्लिम शेख के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में पैसे उगाही जैसे काम किया करता था। धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में घुसा और फिर मछली पालन जैसे कामों में लग गया। 2011 में वामपंथ की सरकार जब चली गई तो 2013 में वो टीएमसी में आ गया, तृणमूल कांग्रेस में, और यहां वो खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का खास बन गया। भाजपा के साथ टीएमसी की झड़पों में भी शेख का नाम गाहे बगाहे आता रहा। साल 2020 में, आज से 4 साल पहले, उसके ऊपर 2 भाजपा नेताओं की हत्या का, मर्डर का इल्जाम लगा, लेकिन वो उसमें भी बच गया। उसकी नीति, पॉलिसी यही रही कि वो हमेशा बड़े लोगों के ग्रुप में उठता बैठता, जिससे कि उस पर कोई दोष लगे तो वो आसानी से बच सके। और यही वजह है कि उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। उस पर अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान धांधली करने का भी आरोप लगता रहा। उसकी टीएमसी में कितनी पैठ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के जो सीएम हैं, उनके खास लोगों ने शाहजहां शेख का सपोर्ट किया। वहीं 1 जनवरी 2024 को, इसी साल, शाहजहां ने खुले में धमकी दी। इसमें शाहजहां ने कहा था कि सीबीआई और ईडी उसका बाल तक बांका नहीं कर सकते। तो ये इस भाई साहब का पूरा कच्चा चिट्ठा है, किस तरह से ये अंगूठे पे रख के चलते हैं, ठेंगे पर रख के चलते हैं। पुलिस प्रशासन को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और ये जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं और महिलाओं के साथ अन्याय और दुराचार कर रहे हैं। और इस सब के बीच संदेश खाली की घटना पर भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि यह बंगाल के लिए दुखद घटना है और ये नंदीग्राम की हमें याद दिलाता है। बंगाल के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया, बाहर निकल आए। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी संदेश खाली में जारी हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव और हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं की आगे यहां पुनरावृत्ति ना हो सके। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में जांच और ट्रायल को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। मणिपुर मामले की तरह ही 3 न्यायाधीशों की कमेटी द्वारा जांच की जाए। याचिका में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है।
रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। और अब बात किसान आंदोलन की। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। कल देर रात तक चली इस बैठक में यह तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हड़बड़ी में कोई कानून वो नहीं बनाना चाहती है। तो फिलहाल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बन गई है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खाद पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसका असर ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। डीडी न्यूज की टीम ने दिल्ली स्थित गाजीपुर फल और सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां भारत बंद का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। मंडी में रोजाना की तरह फल सब्जी की सामान्य आवक जारी रही। जो भारत उनका है वो अलग ही है। एक साइड का जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब साइड में वो आंदोलनकारी है, वो आ रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं 1000 रुपये 500 रुपये लेने वाले बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, खाना पीना रोटी सब मिल रहा है, उस साइड से प्रभाव है। यूपी में क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा, इस साइड क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। ट्रक पूरे आ रहे हैं, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं, आवक पे कोई असर नहीं। इसी वजह से हमारी मंडी में माल मद्दा है, किसानों का माल का पैसा दाम कम जा रहा है।
और वहीं रोजाना यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भारत बंद का यातायात पर भी किसी तरह का कोई असर नहीं है। कोई ऐसा असर नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल है सारा। आप देखेंगे कि नीचे वाले एरिया से कुछ जाम निकल जाता था, कुछ इससे निकलता था। अच्छा। पर ऐसा कोई जाम है नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है, जैसा डेली रहता है। इससे भी ज़्यादा होता है इस रोड पे तो। आज तो फिर भी कम है। यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, गाजीपुर बॉर्डर पर आगे हो सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत है, अनावश्यक। सरकार हर तरह से हर स्तर पे बात करना चाहती है और बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी है, लेकिन पता नहीं कैसी जिद है। अब उनका आंदोलन पहले भी उन्होंने किसानों पे करा था, अब आंदोलन अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं। हमने अब उसका हिस्सा दो, मुआवजा दो। तो वैसे इनकी बात भी गलत है ना। ये राजनीति के हिसाब से काम चल रहे हैं। खुद सोच लो, सरदार बैठे सारे, पंजाब से सरदार बैठा है, उस साइड का बैठा है, इस साइड यूपी का नहीं बैठा। आलू कौन सी गाड़ी रुक गई है? अगर सारा किसान पंजाब का रुक गया है तो आलू आना बंद हो जाना चाहिए। सारा हरियाणा का आलू आना बंद हो जाना चाहिए। ये 40 गाड़ी खड़ी है सामने। टोटल माल, प्रॉपर माल मंडियों में पहुंच रहा है। किसान आंदोलन सही नहीं है। और किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के बीच डीडी न्यूज की टीम पहुंची हरियाणा के सोनीपत जिले के सफियाबाद गांव में। सफियाबाद में हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने जाट चौपाल पर स्थानीय किसानों से एमएसपी, किसान कर्ज माफी और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। क्या कहते हैं वहां के स्थानीय किसान, देखते हैं इस खास बातचीत में। जो भी ये इन्होंने एजेंडा बना रखा है, ये इतना एमएसपी का नहीं है, ये सबसे ज्यादा राजनीति से प्रभावित है। जो केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने गबन किए हैं, उसको दबाने के लिए अब भाई केजरीवाल हमारे को आम आदमी पार्टी पंजाब से इसको लेकर चलेंगे तो वो हमारे से ईडी जो है ना उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक खाली समझौता करने के लिए और अपने ऊपर से दाब कराने के लिए सरकार जो है किसान के लिए ठीक कर रही है और इससे ज्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता किसान को। किसान ने अपनी मेहनत मजदूरी करके न पेट पालना है। आंदोलन करना चलो ठीक है, किसान का हक है, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जिस तरह का बवाल कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसान की वर्ती नहीं होती। किसान तो हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। और जी रही बात मोदी जी की, योगी जी की, इनसे ईमानदार नेता ना तो हमने कभी देखे थे और ना सुने थे। आज हम लाइव टेली का ईमानदारी का देख रहे हैं तो आज मोदी और योगी के रूप में देख रहे हैं। और जी मैं तो इस आंदोलन को आंदोलन भी नहीं मानता, ये तो एक खाली गदर है। हम सरकार से पूर्णतः खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई उसे आपत्ति नहीं सरकार से। गांव में ना पहले ना ट्यूबवेल की, नहर की, रुजाए की बहुत दिक्कत होया करती। इवन किसान को ऐसी सुविधा दे दी है, खेतों में सोलर लगा के, ट्यूबवेल लगा के बिजली के कनेक्शन करवा दिए, वह किसान को कोई दिक्कत ना हो। उनकी आमदनी में बहुत ही प्रभावित हुआ है। पहले 25-30 हजार रुपये किला जाता था ठेका, अब 70-80 हजार रुपये किला जाता धान। यानी मतलब कहने का मतलब है कि अब किसान की आमदनी बढ़ी है। और ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों के भारत बंद के आह्वान के साथ हैं। बंद का कितना असर है ये जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम पहुंची सिंघू बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर नरेला बाजार में। बाजार खुले हुए हैं, वहां की सब्जी मंडी में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी मंडी में बंद के असर को लेकर आम जनता से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। सब्जी मंडी अभी हम पहुंचे हैं और अभी ये जो बाजार है नरेला का बाजार, उस बाजार के प्रधान मनोज बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, अभी जो बंद का ऐलान किया गया है और आप सुबह सुबह सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे हैं, तो मार्केट में क्या स्थिति है बंद की? देखिए, अगर दुकानों पे काम नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो व्यापारी सब्जी ही खरीदेगा। अभी 3 दिन से पूरे क्षेत्र में जो अराजकता फैली हुई है, इससे पहले 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा रहा। हम अपने अन्नदाता भाइयों के खिलाफ नहीं है। ये लोकतंत्र देश है, सभी को हक है अपनी मांग रखने का, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का सभी को हक है। लेकिन इसके एवज में पूरे एरिया को होल्ड कर लेना, पूरे एरिया को जाम कर देना, जैसा अभी पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इससे हमारे जो क्षेत्र है नरेला क्षेत्र, यह आसपास के 40 गांवों पे डिपेंड करता है। आसपास के 40 गांव का ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है यहाँ पर। वो सभी यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हमारा ये कहना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे रुख करते हैं।
ऐसा है, अब लालू जी क्या बोलते हैं बोलने दीजिए। तेजस्वी जी जहां जाते हैं जाने को आजाद है, लेकिन इन सबों की मिट्टी हिली हुई है। धन्यवाद। तो बहुत सारे विषयों पर भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, चाहे वो बंगाल का मामला हो या फिर किसान आंदोलन और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उन तमाम विषयों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको आने वाले बुलेटिन में आपको जरूर बताएंगे। उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं प्रेस को संबोधित करते हुए। और इस सबके बीच किसान संगठनों के भारत बंद आह्वान के साथ ही टीकरी बॉर्डर पर बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे आए, जो छात्र आए, उनके अभिभावक भी काफी परेशान नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि डर का माहौल है, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं। किसान आंदोलन के चलते टीकरी बॉर्डर आज भी बंद है और सबसे बड़ी बात है कि आज से सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस समय हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद एक स्कूल के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं स्कूल है और यहाँ तमाम बच्चे 10वीं की बात की जाए तो परीक्षा देने आए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि यहाँ तक पहुंचने की स्थिति। कुछ बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने लाए हैं? सर। आपके बच्चा कौन सी क्लास में है? 10th में। 10th में। तो यहाँ पर आते हुए कोई दिक्कत हुई और किस तरीके से यहाँ पहुंचे और आप क्यों आए एग्जाम दिलाने? डर का माहौल है, इसीलिए बच्चे को लेके आना पड़ा, ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा जी। और जो है जब तक जो है परीक्षा होने जाए तब तक जो है बच्चा को लेके ही जाना पड़ेगा पास में। क्या कारण रहा है कि आपको यहाँ आना पड़ा है? पेपर दिलाने आए हैं बच्चों को बस। किस वजह से आना पड़ा आपको यहाँ पर? एग्जाम था, आना ही पड़ेगा। तो क्या बॉर्डर बंद होने की वजह से आप साथ में आए? हाँ जी, बॉर्डर बंद होने की वजह से ही। हाँ बिल्कुल, बहुत जाम का समस्या है यहाँ पर और आने में दिक्कत हो रही है। बसें यहाँ तक नहीं आ पा रही जैसा आप देख सकते हैं और इस वजह से थोड़ा डर का माहौल भी है। बॉर्डर सील है, पैदल आना पड़ रहा है। आप भी किसी को लेकर आई हैं एग्जाम दिलाने? लड़की को अपनी को। परेशानी तो बहुत भैया बहुत हो रही है। परेशानी जो इससे बढ़ के का परेशानी होगी। जो पेरेंट्स हैं वो बाहर बैठे हैं, बच्चों का अंदर एग्जाम चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं और पेरेंट्स का कहना है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं डर का माहौल है, जिसके चलते उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसानों के प्रदर्शन के कारण टीकरी बॉर्डर के बंद होने से ट्रक ड्राइवर भी काफी परेशान हैं। उन्होंने काफी समय से यहां पर फंसे होने की बात हमसे कही। बहुत परेशानी हो रही सर, गाड़ी खड़ी कर दी है, खाली करके सर वही कर रहे, समस्या है। ये टायर चलेगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा, वैसा तो पैसा देने वाला सरकार भी नहीं है हम लोग को। बहुत परेशानी है, गाड़ी लोड है मेरी, कल से रात को बंद कर दी गाड़ी मेरी। यहाँ खाने पीने में समस्या हो रही है ज्यादा। गाड़ी को हफ्ता हो गया जी, 13 तारीख को खड़ी है जी। सर बात है अभी तो किसान पंजाब में, हरियाणा भी नहीं आए। उधर नरवाना खनौरी बॉर्डर भी बंद किया, शंभू बॉर्डर भी, नरवाना भी बंद कर दिया। नरवाना में भी गाड़ी हमारी खड़ी है, एक रोहतक को भी बंद कर दिया है। भी हमारे गाड़ी वाले को तो ना परेशान, उनको तो जाने आने का रास्ता छोड़ना चाहिए क्योंकि किस्त वाली गाड़ी है हमारी। ये तो है नहीं भी बैंक वाले तो रुकेंगे नहीं, बैंक की तो किस्त भरनी पड़ेगी। अब परेशान हम हो रहे हैं, नहीं तो पैसा है भी, चलो कोई बात नहीं, इतना पैसा है लगा के हम बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हम बहुत सुते फंसे हुए हैं जी। भी गाड़ी वाले को ना परेशान करें, उनको तो रास्ता निकलने के लिए छोड़ दें। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। The BJP has nothing to do with it at all. It was a routine income tax process. Congress party
अपने लिए पैसों की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। आप सभी जानते हैं, क्या नेशनल रन हो या बाकी हो, कई केसेस चलते हैं। ये देश को जानना जरूरी है कि एक रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनके खिलाफ 135 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग थे, जहां तक मेरी जानकारी है, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए। उसमें 103 करोड़ असेसमेंट का था और इंटरेस्ट 32 करोड़ था। अब उनके एग्जाम्पशंस को डिसअलाउ किया गया और रिटर्न वॉज लेट फाइल हुआ था, इसलिए वो नहीं हुआ। तो उनसे टैक्स डिमांड 105 करोड़ का क्रिएट किया गया। वो स्टे में गए, स्टे के लिए 20% देना पड़ता है, आपको मालूम है। तो 20% देना था तो लगभग 21 करोड़ देना था, उसकी जगह उन्होंने सिर्फ 78 लाख रुपया दिया, तो स्टे भी नहीं मिला। अब उसके खिलाफ वो अपील में गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या, तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 1,72,00,000 रुपया पेमेंट किया। तो अगर इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स की प्रक्रिया में आपको स्टे नहीं मिला है, तो आपके बैंक अकाउंट से टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल में भी होता है और इंस्टीट्यूशन में भी होता है, कंपनी में भी होता है, पार्टी में भी होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? आप समय पर टैक्स फाइल नहीं करेंगे, टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे, और फिर जब कार्रवाई होती है तो आप बीजेपी पर हमला करते हैं। इसका क्या जवाब है? कांग्रेस पार्टी हैज बीन मोस्ट रेमिस in pursuing its income tax proceedings. A particular tax is levied along with interest, you don't pay, you go for a stay, the procedure of stay is not followed, you don't pay the 20% amount as demanded, and thereafter you are gone to IT-80. There also you don't follow the procedure. If you don't follow the procedure of the income tax laws, the consequence will follow, namely, your account will be encashed to ensure payment of the tax amount. This is a simple case. तो ये सीधा मामला है इनकम टैक्स की प्रक्रियाओं का, इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। हमें टीवी पर ही देखा है कि उनको कुछ रिलीफ मिली है, 21 तारीख को सुनवाई है, जाए उसको फॉलो करें। लेकिन बीजेपी के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम देख लेंगे बीजेपी को, हमें लड़ने से रोका जा रहा है, इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं है। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को एक ही बात कहूंगा, अगर जनता ने ही उनको वोट नहीं देने का मन बना लिया है तो हम क्या करें? उनके एक नेता चले हैं देश को जोड़ने के लिए यात्रा में, उनके अपने इंडिया के गठबंधन ही टूटकर भाग रहे हैं। तो जो राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो चले हैं देश को जोड़ने के लिए। थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी सच्चाई को समझे और इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे, हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे, अपनी बातें वो कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे। चुनावी बॉन्ड से देश की राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए चंदा के रूप में प्राप्त हुए हैं। साल 2022-23 में बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी तृणमूल कांग्रेस रही। वित्त वर्ष 2022-23 में पार्टी की आय कई करोड़ रुपए थी, जिसमें से कि 335 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 315 करोड़ केवल चुनावी बॉन्ड से आए, जो कि कुल आय का 97.49% है। आइए देखते हैं कि ऐसे ही दूसरी पार्टियों को बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो पार्टियों की कुल आय में चुनावी बॉन्ड की कितनी हिस्सेदारी है। आप ग्राफिक्स से हम आपको दिखा रहे हैं। ये सत्तारूढ़ बीजेडी ओडिशा की बात हो रही है, तो इनको भी
152 करोड़ रुपए मिले हैं। 2022-23 की बात हो रही है। बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इनकी आय चुनावी बॉन्ड की हिस्सेदारी 71.7% रही। तो ये एसबीआई ने जारी किए हैं ये सारे आंकड़े। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल वाईएसआरसीपी के लिए ये 69.53%। बीजेपी की कुल आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 54.82%। आप और टीडीपी की हिस्सेदारी बीजेपी के समान 53%। योजना से कांग्रेस पार्टी को 171 करोड़ रुपए मिले, जो कि कुल आय का 37.8% है। सपा, सीपीआई और सीपीआईएम को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड योजना से कोई भी चंदा नहीं मिला, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। मौद्रिक संदर्भ में बॉन्ड से भाजपा को 1294.15 करोड़ की कुल प्राप्ति के साथ सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी के तौर पर बीजेपी आई। बीआरएस 529 करोड़ रुपए के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसके जरिए पैसे का। साथ ही साथ टीएमसी और डीएमके तीसरे और चौथे स्थान पर रही। तो ये कुछ आंकड़े थे कि 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितने पैसे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है बीते दिनों, और इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की टीम ने न सिर्फ चुनावी बॉन्ड को उसकी पीठ ने असंवैधानिक बता दिया, बल्कि अब तक इसे कितने लोगों ने खरीदा है, किन पार्टियों को चंदा दिया गया है, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा एसबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया, और हमने जो आपको आंकड़े दिखाए एसबीआई के हवाले से थे वो। ऐसे में आपका जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है ये चुनावी बॉन्ड, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगाई। तो ये कुछ आपके सामने में कि ये बॉन्ड जो वो नागरिक या फिर कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से राजनीतिक दलों को दान करने के लिए पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर दिया जाता है। इसे 2017 में एक फाइनेंस बिल के तौर पर पेश किया गया था और सरकार ने इसे 2 जनवरी 2018 से लागू कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। इससे उन पार्टियों को फायदा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हों, उन्हीं को यह फायदा हो सकता है, वही बॉन्ड पाने के हकदार हैं। और साथ साथ 1% वोट भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हासिल करना जरूरी है, तभी आप ले सकते थे। अब तो बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बॉन्ड 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य वर्ग में आते हैं। एसबीआई की 29 शाखाएं बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत हैं। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, इन तमाम शाखाओं के जरिए जमा किए जाते थे। बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर एसबीआई में भुनाना जरूरी था और इसकी राशि की जानकारी इलेक्शन कमीशन को भी देना जरूरी था। चुनाव में ब्लैक मनी को रोकने के लिए धन जुटाने का एक पारदर्शी तरीका इसे बताया गया था। बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को देने पर पैसे का कोई रिटर्न नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी है, दानदाताओं की गुमनामी है, कौन दे रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों पर अमीर व्यक्तियों और कंपनियों के प्रभाव से डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा हो गया था। बॉन्ड कानून के तहत स्थापित मौजूदा नियामक ढांचे को कमजोर करता है। ये सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आईं। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देनी जरूरी है। बॉन्ड से पैसे दे रहे लोगों के बारे में जानकारी का सार्वजनिक न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और आरटीआई के माध्यम से भी इसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी नहीं आ पा रही थी आरटीआई के जरिए भी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए और इसमें कौन से लोग दे रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर के खालापार में 4 जिंदा टाइम बम के साथ जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के लिए कई खुफिया एजेंसियां, एटीएस और एसटीएफ की टीम तैयार हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी जावेद को एसटीएफ ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते निगरानी पर रखा था। आरोपी बम की सप्लाई करने के लिए इमराना नाम की एक महिला के संपर्क में था। इमराना मूल रूप से शामली की रहने वाली है और वर्तमान में मुजफ्फरनगर के खालापार में रह रही है।
इमराना की गतिविधियां भी काफी संदिग्ध बताई गई। इस बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और हर तरफ नजर रखी जा रही है। किया गया है और ये जो अभी तक जानकारी मिली है, यहाँ से पार्टिसिपेशन कोई बहुत नोटेबल नहीं है, लेकिन सतर्क दृष्टि बनाए रखी गई है। जनपदीय पुलिस और विशेषज्ञ एजेंसियां भी इस पर नजर रख रही हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को विभिन्न विभागों में 840 सिविल सेवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में सौंपे गए। ये नियुक्तियां अनुसार असम में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत की गई है। अब तक राज्य में 93,557 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और अब 840 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस तरह राज्य में 94,397 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इसरो का उच्च रेजोल्यूशन यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह कार्टोसैट 2 14 फरवरी को पृथ्वी के वायुमंडल में उतरने के साथ विदा हो गया। इसरो ने 2020 की शुरुआत में अपनी कक्षा को 635 किलोमीटर से घटाकर 380 किलोमीटर कर दिया था। इसरो का यह कदम अंतरिक्ष मलबे को कम करने की दिशा में अहम कदम है और स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। कार्टोसैट 2 उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी में इसरो का पहला उपग्रह है, जिसे 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में कार्टोसैट 2 को प्राकृतिक रूप से कक्षा से बाहर निकलने में लगभग 30 वर्ष लगने की उम्मीद थी। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बचे हुए ईंधन का उपयोग करके अपनी परिधि को कम करने का विकल्प चुना। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,560 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्तावों में नई पीढ़ी के टैंक रोधी खदानें, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही और मल्टी मिशन समुद्री विमान, उड़ान रिफ्यूलर विमान और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो शामिल हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई से उन्नत प्रौद्योगिकियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।